Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important questions related to aptitude that may be asked in GATE 2026. Okay, so the first question is a about problem. So say that what time between 6 a.m. and 7 a.m. will be the minute and hour hand of a clock make an angle closest to 60 degree. So option A is given 6:22 a.m. and option B 6:27 a.m. and option C 6:38 a.m. and option D 6:45 a.m. Okay, so we check one by one with the help of the option. Okay, so हम लोग चेक कर सकते हैं. So फर्स्ट ऑप्शन से ऑप्शन ए. ओके, सो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू 30 इंटू आवर माइनस 5.5 इंटू मिनट. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोग जो 60 डिग्री क्लोजेस्ट एंगल बनाएगा वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का. ओके, सो 30 इंटू 6 माइनस 5.5 इंटू 22 मिनट दे रहा है ना, सो 22. सो ये हमें कितने मिलेंगे? तो जब मॉड करोगे 180 माइनस 121. ओके, सो ये हमारे पास 59 डिग्री के अप्रोक्स आ रहा है. 60 डिग्री तो नहीं, लेकिन अप्रोक्स 59 डिग्री. सिमिलरली फॉर ऑप्शन बी हम लोग चेक कर सकते हैं. ऑप्शन बी में 627 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 इंटू 6 प्लस माइनस 5.5 इंटू 27. ओके, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा इसमें? 31.5 डिग्री. सिमिलरली फॉर ऑप्शन सी थीटा इक्वल टू 30 इंटू 6 माइनस 5.5 इंटू 38. ओके, सो हमारा इसमें थीटा कितना आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 29 डिग्री. एंड ऑप्शन डी में थीटा इक्वल टू 30 इंटू 6 माइनस 5.5 इंटू 45. सो इसमें थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? 67.5 डिग्री. So which option is closest to 60 डिग्री? ऑप्शन ए. जस्ट लाइक देखो आप 59 डिग्री आ रहा है और सब में कितना फार डिफरेंस है 60 डिग्री से. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट दो मशीन है. ओके, एंड able to execute any 4 jobs. PQRS एक जॉब 4 जॉब्स है. The machine can perform one job on one object at a time. Jobs PQRS take 30 minute, 20 minute, 60 minute, 15 minute each respectively. Okay, सारे जॉब्स इतने मिनट ले रहे हैं. And there are 10 object each required exactly one job. And job P is performed on 2 objects. Similarly, job Q on 3 object, job R is on 1 object, and job S is on 4 objects. So what is the minimum time required to complete all the jobs? Okay, so हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब टाइप एंड ओवरऑल टाइम रिक्वायर्ड. सो हम लोग यहाँ पे जॉब पी के लिए हम लोग लिख सकते हैं कितना है? 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट इंटू 30 मिनट पर ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट कैंसिल एंड 60 मिनट आ जाएगा. ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे जॉब पी के लिए कितना दिया हुआ है? 60 मिनट. एंड जॉब पी कितना कर रहा है? 2 ऑब्जेक्ट को. सो जॉब पी प्रोसेसिंग टाइम कितना हो जाएगा? 2 ऑब्जेक्ट इंटू 30 मिनट. सिमिलरली फॉर जॉब क्यू 3 ऑब्जेक्ट इंटू 20 मिनट पर ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास कितना आ जाएगा?
ये भी हमारे पास 60 मिनट आ जाएगा। सिमिलरली फॉर जॉब आर, ये कितना है, वन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वन ऑब्जेक्ट इंटू 60 मिनट पर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 मिनट, ये भी। एंड जॉब, लास्टली जॉब एस, फोर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फोर ऑब्जेक्ट इंटू 15 मिनट पर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फिर कितना आ जाएगा, 60 मिनट्स। So total processing time required for all the jobs is the sum of the times for each job type. So इसका हम लोग सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, टी टोटल टाइम कितना लग रहा है हमारा, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 240 मिनट। अब पूछ कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स। सो मिनिमम टाइम के लिए देखो विथ टू मशीन दिया हुआ है यहाँ पे, वर्किंग इन पैरेलल। सो वर्किंग इन पैरेलल तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई टू, क्योंकि वो दो मशीन है, दोनों वर्क कर रहे हैं। ओके, द थ्योरेटिकल मिनिमम टाइम इज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द मशीन। ओके, सो हम टी मिनिमम लिख सकते हैं यहाँ से कंक्लूड करके, टी मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो मशीन है और दो वर्क कर रही है, तो टी मिनिमम हमारा आ जाएगा टी टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन। सो हमारा टी टोटल कितना आया है, 240 और डिवाइड बाय 2, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 मिनट is the answer of this questions. So 120 minute means 2 hours. Okay, so option A is the correct answer of this questions. Okay, come to the next question. In this question says that, one second, देखो यहाँ पे एस एम ई एफ आर वर्किंग इन शिफ्ट इन अ टीम टू फिनिश ए प्रोजेक्ट। एम वर्क्स विथ ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ अदर्स बट हाफ हैज मेनी ऑफ डेज एज ई वर्ड, half has many days as E word, and S and M 6 hour shift and E and F 12 hour shift. What is the ratio of contribution M और contribution of E? रेशियो पूछ रहा है M और E का, कंट्रीब्यूशन कितना किया है वो प्रोजेक्ट में। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट efficiency of others is 1 unit per hour. Okay, 1 unit per hour, and M has twice efficiency. Twice efficiency, so 2 unit per hour हो जाएगा। ओके, एंड वर्किंग आवर M का कितना है, 6 hours पर डे, एंड E का कितना है हमारे पास, E शिफ्ट का 12 आवर पर डे। यहाँ पे देखो E का 12 आवर पर डे, M का 6 आवर पर डे। ओके, सो एक और एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट E वर्क्स D days, then M works half of that, so half of that का तो क्या आ जाएगा, D/2। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, M work with twice as the efficiency of other but as half of many as days is E work। so M क्या है, E के मुकाबले में वो हाफ वर्क कर, हाफ डेज में कर रहा है, सो D/2 और E का D रहेगा। और इफिशियंसी हम लोगों ने यहाँ पे कहा जो कि लेट द इफिशियंसी ऑफ अदर 1 यूनिट है, तो M क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो M वर्क्स विथ ट्वाइस द इफिशियंसी ऑफ अदर्स,
इसलिए हमने लोगों ने 2 यूनिट पर आवर लिखा। सो हमारा एम वर्क क्या आ जाएगा, एम वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 6 × d/2। ओके, सो हमारा ये 6 डे आएगा, 2 कैंसिल 6, एंड ईच वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 × 12, जस्ट लाइक 1 × 12 × d/2, नहीं सॉरी ई है, सो डी है, सो डी, सो इसका कितना आ जाएगा 12d। एंड m बाई ई का रेशियो हमसे पूछा गया है, m/e का रेशियो करेंगे तो हम m/m कितना है हमारे पास, 6 days 12 days, डेज कैंसिल, 6 2 जा 1, so 1:2 is the ratio of this questions, ratio of the, so this is the answer of this questions, 1:2 is the option B is the correct answer of this questions. Okay, so come to the next question. Okay, in this question say that it would take one machine 4 hours to complete a production order and other machine 2 hours to complete the same order. If both machine work simultaneously at their respective constant rates, the time taken to complete the same orders. Okay, so टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम ऑर्डर्स, प्रोडक्शन कर रहा है कितना, एक है, लेट हम कर लेते हैं लेट इफिशियंसी ऑफ ए, वन मशीन कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर अदर मशीन 2 hours, इज 1/, लेट इफिशियंसी इज 1/, ये कितना है 1 hour 4 hour कंप्लीट टू कंप्लीट ए प्रोडक्शन ऑर्डर, A is one machine and another machine is B. Okay, पहले हम लोग यही लिख लेते हैं इसमें. Okay, 1 second. Let machine A takes 4 hours and machine B takes 2 hours. So हमारा इफिशियंसी कितना आ जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए क्या आ जाएगा हम लोग के पास, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग मान लेते हैं अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू एक्स. सो इफिशियंसी क्या होता है हमारे पास, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम. सो वर्क कितना हो रहा है एक्स और टाइम कितना लग रहा है 4 hours. सो इफिशियंसी ऑफ ए ये हो गया. सिमिलरली इफिशियंसी ऑफ बी करेंगे तो इफिशियंसी ऑफ बी इज x/2. ओके, सो इफेक्टिव इफिशियंसी हमारे पास कितना आ जाएगा, पूछा है ना, इफ बोथ मशीन वर्क्स टुगेदर एट द रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम ऑर्डर. सो इफेक्टिव इफिशियंसी कितना आ जाएगा हम लोग के पास, x/4 डिवाइड बाई x/2. सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3x/4. ये इफेक्टिव एफिशिएंसी हो गया. अब इफेक्टिव टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इफेक्टिव टाइम. ओके, इफेक्टिव टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x डिवाइड बाई 3x/4. सो x to x कैंसिल 4/3. ओके, जस्ट लाइक इफेक्टिव टाइम को इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी. सो वर्क हम लोगों ने कितना माना था अमाउंट ऑफ वर्क x और एफिशिएंसी कितना आया 3x/4. सो 4/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Come to the next question. In this question say that it takes 2 hours for a person X to mow the lawn and Y takes mow the same lawn in 4 hours. So how long will it take X and Y they will work together? Same question है, थोड़ा सा डिफरेंट है.
आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं मान लेता हूँ स्पीड ऑफ x is 1/2 and speed of y takes 2 hours and y can make this one down in 4 hours. So 4 1/4. So effective speed of xy कितना आ जाएगा, effective speed of x y 1/2 plus 1/4. So 3/4 and 3/4 को हम टाइम में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा। सो टाइम फॉर बोथ एक्स वाई कितना आ जाएगा, टाइम फॉर एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 1/3/4। तो 4/3, तो 4/3 को हम मिनट में लाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे 60, so 3 2 जा 6, so 24 जा 80 मिनट हमें लगेगा टाइम to mow the, if they working together to mow the line. Okay, so B is the correct answer of these questions. Come to the next question. Okay, in this question say that the RBI has changed the definition of NPA thrice during the 1993 to 1994 2004 तक in terms of holding period of loans. The holding period was reduced by 1 quarter each time. एक 1 क्वार्टर इच टाइम हो रहा है, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर हर 3 महीने पे हो रहा है। ओके, एंड 1993 द होल्डिंग पीरियड वाज 4 क्वार्टर्स 360 डेज, मतलब 360 डेज का 4 क्वार्टर बता रहा है। सो बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ द होल्डिंग पीरियड ऑफ लोन्स इन 2004 आफ्टर द थर्ड रिवीजन। सो हम फर्स्ट पहले क्या करते हैं, ये जो 4 क्वार्टर्स है इसको देखते हैं। इन 1993 में होल्डिंग पीरियड कितना का था, होल्डिंग पीरियड 360 days and 4 quarter, so 1 quarter कितना आ जाएगा 1/4 into 360, so कितना आ गया हमारे पास 90. Okay, so each of 4 equal corresponding part into which something is can be divided. Okay, quarter means क्या होता है, each of 4 equal parts, corresponding parts और corresponding part आप कह सकते हो, into which something or can be divided. So first time हमारे पास कितना आ जाएगा 360 माइनस 90 फर्स्ट क्वार्टर का, तो ये 270 हो गया। सिमिलरली सेकेंड टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 270 माइनस 90, ये कितना आ जाएगा 180। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द थर्ड रिवीजन मीन्स थर्ड टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90, तो 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा हमारे पास 90 degree. This is the answer of this question. So what option is correct? Option B is the correct answer of this question. So आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए। पहले किसी को आप समझो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक डाउन करो क्वेश्चन को, ठीक है। स्टेप 1 में ये हुआ, स्टेप 2 में मैं फिर ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करूँगा, उसके बाद मैं फाइनल स्टेप पे पहुँचूँगा। पहले ही आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके बनाने की कोशिश मत करना, पहले कुछ दिमाग में सोचो कि मैं कैसे इसे सॉल्व कर सकता हूँ, फिर आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो मुझे आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स गाइज। एंड मैं ये डेफिनेटली वादा करता हूँ, अगर ये गेट के एग्ज़ाम के बाद मैं हर सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज आएगी। ओके, हैव अ गुड डे गाइज, थैंक यू सो मच।